इंडिया में जो सवाल हो रहा है कि भाई बता दो कितना आपका नुकसान हुआ है, ना इंडियन अफवाज बता रही है ना मोदी सरकार बता रही है। अमेरिका के कांग्रेसमैन की तरफ से कहा गया कि इंडियन पायलट पोरली ट्रेंड हैं। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने राफेल कंपनी का बेड़ा गर्क किया है, ये F-35 बनाने वाली अमेरिकन कंपनी का बेड़ा गर्क कर देंगे। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, खबर यह है कि मोदी सरकार इंडियन अफवाज पाकिस्तान से तो शिकस्त से दोचार हुई। ये महाज तो मोदी के और इंडियन अफवाज के धूल चाटने पे इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने एक नया महाज खोल दिया है। राफेल कंपनी के साथ इंडिया के इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और जो इंडियन एयरफोर्स की कारकर्दगी है वो बेनकाब हो गई है। अब ये क्या मामला है, नया महाज इंडिया का राफेल कंपनी के साथ क्यों ओपन हुआ है, इख्तलाफात किस नुक्ते पे शिद्दत अख्तियार कर गए हैं, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी जो दो खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं। जजेस ट्रांसफर केस में आज वकील साहब ने एक नया मुनफरिद नुक्ता अदालत के सामने रखा और जो मकसद था वो मकसद हासिल कर लिया। इमरान खान के वकला ने भी और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकला हैं उन्होंने भी मकसद हासिल कर लिया। तीसरी जो खबर है मखसूस नशिस्तों की समाअत है, जिसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकर गई है। अदालत के सामने की गई अपनी बात से तहरीक इंसाफ पीछे हट गई है और एतराफ भी किया है कमरा अदालत में। तो ये 3 खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन पहली खबर से, राफेल कंपनी के साथ जो इंडिया का नया महाज ओपन हुआ है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। 2019 का मैं सिर्फ इतना सा जिक्र करूंगा कि जब पुलवामा और पुलवामा के बाद बालाकोट भारत ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जब अभिनंदन को पकड़ा, इंडिया का फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराया, तो मोदी साहब अफसोस का इजहार कर रहे थे कि काश हमारे पास राफेल होते। राफेल मिल गए इंडिया को। इंडिया की एयरफोर्स को 2021 में भारत को घमंड था कि जदीद लड़ाका हथियार हमने फ्रांस से हासिल कर लिए हैं। फ्रांस की कंपनी से यह राफेल फाइटर जेट मिलने के बाद शायद मोदी सरकार, इंडियन अफवाज ये सोच बैठे थे कि अब खित्ते का थानेदार बनना है, खित्ते का SHO बनना है, खित्ते का चौधरी बनना है। लेकिन 6 और 7 मई की जो रात हुआ, 3 फाइटर जेट राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए। मजमूई तौर पे तो 6 हथियार पाकिस्तान ने मार गिराए थे। अब उसके बाद इंडिया में जो सवाल हो रहा है कि भाई बता दो कितना आपका नुकसान हुआ है, इंडियन अफवाज नहीं बता रही, ना इंडियन अफवाज बता रही है ना मोदी सरकार बता रही है कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा नुकसान जो है इस जंग में, जो कि बेबुनियाद, किसी सबूत के बगैर, किसी एविडेंस के बगैर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की गई। इस जंग में भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ा। भारत दुनिया को क्या बताना है, अपने मुल्क के अवाम को, अपनी जनता को बताने के लिए तैयार नहीं। अब मामला यह है कि राफेल कंपनी ने अपने ऑफिशियल्स भेजे, अपनी कंपनी के तहकीकाती कमीशन का ऑर्डर था, अपने ऑफिशियल भेजे ऑडिट कराने के लिए कि जो ये खबर चल रही है कि 3 राफेल फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, हकीकत क्या है। जो शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, इंस्पेक्शन करके इंडिया के पास जो राफेल का स्टॉक है उसको चेक करके, मुआयना करके शकूक व शुबहात को खत्म किया जाए। इंडिया ने क्या जवाब दिया कि जी सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी खदशात हैं। कंपनी ने पूछा क्या सिक्योरिटी खदशात हैं, तो जवाब यह दिया गया कि हमारे जो एयर बेसिस हैं वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है। आपकी जो टीम है, जो ऑडिट करने आई है, जो मुआयना करने आई है, जो स्टॉक की काउंटिंग करने आई है, उसको हम इंडियन एयर बेसिस तक इसलिए इजाजत नहीं दे सकते, एक्सेस नहीं दे सकते क्योंकि सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। दूसरी तरफ इंडिया ने जो राफेल कंपनी पे चढ़ाई की कि देखें जी कि जो परफॉर्मेंस राफेल फाइटर जेट की होनी चाहिए थी, आपने तो हमें सोर्स कोड ही नहीं दिया। तो सोर्स कोड ना मिलने से जिस कैपेसिटी पे हमारे पायलट्स ने ये फाइटर जेट उड़ाने थे, चलाने थे, दुश्मन को निशाना बनाना था, उस कैपेसिटी के साथ
हम इनको ऑपरेट ही नहीं कर सके, हम इसको चला ही नहीं सके। तो इन दो इश्यूज के ऊपर कंपनी का जो राफेल फाइटर जेट बनाती है और मोदी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट का पड़ा बना हुआ है। लेकिन एक्चुअल जो नाज़रीन चीज है वो ये है कि इंडिया के अपने जो पायलट्स हैं वही नालायक हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, फुली ट्रेन नहीं है। और अमेरिका की तरफ से कहा गया, अमेरिका के कांग्रेसमैन की तरफ से कहा गया कि इंडियन पायलट पोरली ट्रेंड हैं। और इंडिया के कांग्रेसमैन ने कहा कि इनको अपने F-35 मत दीजिएगा। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने राफेल कंपनी का बेड़ा गर्क किया है, ये F-35 बनाने वाली अमेरिकन कंपनी का बेड़ा गर्क कर देंगे। रिपोर्ट यह है जो इंडियन एयरफोर्स की कारकर्दगी और उनकी सलाहियतों को बेनकाब करती है कि 596 इंडियन एयरफोर्स को पायलट्स की कमी का सामना है। स्क्वाड्रन लीडर पूरे नहीं है, 42 चाहिए। जरूरत के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स में वो सिर्फ 31 है। और जो उनकी ट्रेनिंग है कि कितने बासलाहियत हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है राफेल फाइटर जेट को उड़ाने की, उसके मुकाबले में तो J-10C था। J-10C ने और JF थंडर 17 ने इंडिया को धूल चटा दी। तो अब यह उनके दरमियान कशीदगी बनी हुई है और इख्तलाफात जो हैं हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और दिफाई माहिरीन जो महंगे जहाज हैं राफेल जैसे, जो इंडिया ने खरीदे और बड़ा घमंड किया, बड़ी अनापरस्ती का मुजाहरा किया, अब दिफाई माहिरीन ये कह रहे हैं कि राफेल के मुकाबले में जो J-10C है या JF थंडर 17 है ये ज्यादा मौसर है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो जजेस ट्रांसफर केस की समाअत हुई है। मुनीर मलिक साहब आज पेश नहीं हुए। मुनीर मलिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस की दरखास्त हैं उनके तरफ से बतौर कौंसल पेश हो रहे हैं। और मैं एडमिट करना चाहूंगा कि मेरे फेवरेट वकील भी हैं, बड़ा अच्छा आर्गू करते हैं, केस बड़ा तैयार करके आते हैं। और जब वो दलाइल दे रहे होते हैं तो दिल करता है कि उनके दलाइल को सुनते जाएं। आंख भी झपकना जो है उसका भी दिल नहीं करता। तो मुनीर मलिक साहब नहीं आए, उनकी जगह पे जनाब बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद उन्होंने दलाइल दिए और उनकी तरफ से कहा गया कि जजेस का जो ट्रांसफर है मुस्तकिल हो ही नहीं सकता। अटॉर्नी जनरल साहब का जो कहना है कि जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल किया गया है, यह परमानेंट ट्रांसफर हो नहीं सकता। आर्टिकल 175 के तहत जो वैकेंसी है उस पर आप मुस्तकिल जज लगा सकते हैं, वेकेंट वैकेंसी के अगेंस्ट आप तबादले पे जज नहीं ला सकते। जिसपे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखें कि ये जो आर्टिकल 200 के तहत जजेस के ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म दिया गया, इसमें बड़े सेफ्टी वॉल्स हैं। 3 चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत होती है और जो जज ट्रांसफर पे आना होता है या जाना होता है उसकी कंसेंट भी ली जाती है। तो ये सेफ्टी वॉल्स इसमें मौजूद हैं। लेकिन यहां पे जो एक चीज अपेरेंटली नजर आ रही है, जो फर्क नहीं बताया गया, जिस पे सवाल भी किया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कि अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर में फर्क है। जुडिशियल कमीशन ने नई तकर्री करनी होती है, एक वेकेंट सीट के अगेंस्ट वो नया जज तैनात करते हैं। और जो तबादला है ऑलरेडी जो जज लग चुका होता है वो कितना सीनियर है इसकी बहस नहीं है। जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में जज के तौर पे मौजूद होता है उसका ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में होता है। फिर सलाहुद्दीन अहमद साहब ने सवाल किया कि ये जो 3 जज ट्रांसफर पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए, इनका इंतखाब कैसे हुआ। फिर उन्होंने कहा जी हकायक छुपाए गए। समरी में बताया गया कि पंजाब का एक जज है तो हम पंजाब से डोगर साहब को ला रहे हैं, ये गलत बयानी की गई। पंजाब के 3 जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरी नजर में जो आज का एक बेसिक जो सवाल था जिस पे अटॉर्नी जनरल शायद आगे चल के रिस्पॉन्ड करेंगे, वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जज के ट्रांसफर का अख्तियार सदर पाकिस्तान का है, लेकिन जो समरी है वो समरी वजारत कानून इनिशिएट करती है और उस समरी पे वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करते हैं कि आप वजारत कानून को जजेस के ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने की अथॉरिटी दें। तो सदर की डिजायर किधर है, सदर की विश किधर है? समरी तो वजारत कानून इनिशिएट कर रही है। तो ये जो एक थोड़ा सा गैप यहां पे नजर आता है, इस पे जवाब अटॉर्नी जनरल साहब देंगे। लेकिन जो कामयाबी मिली है जजेस के वकला को, इमरान खान साहब के वकील को, क्योंकि जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ इमरान खान साहब की दरखास्त भी अदालत में मौजूद है, तो कामयाबी यह है कि केस की जो समाअत है वो ईद कुर्बान के बाद तक चली गई है।
اب عید قربان کے بعد اس کیس کی سماعت ہوگی. جو آج امکان تھا کہ ریبٹل میں صلاح الدین صاحب دلائل دیں گے, وہ ریبٹل تو 5-10 منٹ کے ہوتے ہیں, 1.5 گھنٹے تک دلائل دیے, جیسے ری آرگو کیس ہو رہا ہے, جیسے دوبارہ سے دلائل کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور یہی کچھ آج فیصل صدیقی صاحب نے کیا. انہوں نے بھی جس طریقے سے دلائل دیے, عدالت کے سوالات کا جواب نہیں دیا, ہر سوال پہ یہ کہا مخصوص نشستوں کے کیس میں, نظر ثانی کیس میں, کہ محترمہ جج صاحبہ کا یا محترم جج صاحب کا جو سوال ہے اس پر میں جو جواب ہے وہ عدالتی جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا, اس فیصلے کو پڑھ کے میں جواب دوں گا. اب انہوں نے 2 دن مانگے تھے فیصل صدیقی صاحب نے, 2 دن میں آج کا دن ختم ہو گیا, اب مزید 2 دن اور مانگ لیے ہیں, اور کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے. لیکن عدالت نے یہ ضرور کہا, جیسا ہاشم کاکڑ صاحب نے, کہ 500 صفحے کا فیصلہ آپ پڑھیں گے تو اس طریقے سے تو کاروائی آگے نہیں بڑھے گی. آپ اس میں جو ریلیونٹ پیراگراف ہیں وہ ضرور پڑھیں, لیکن ساری ججمنٹ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. جسٹس منصرف ہلالی صاحبہ نے بھی سوال کیے, محمد علی مدر صاحب نے بھی کیے, جسٹس باقر نقوی صاحب نے بھی کیے, کہ سنی اتحاد کونسل میں جو 80 لوگ شامل ہوئے تھے وہ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں رہ گئے, وہ سنی اتحاد کونسل میں کیوں چلے گئے, ان کو کس نے مجبور کیا تھا؟ کیا پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد کونسل کا کوئی رکن عدالت کے سامنے آ کے پیش ہوا تھا کہ یہ حالات تھے, مشکل تھی, بڑی سختی تھی, ہم مجبور تھے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے؟ کسی نے بات نہیں کی. اور پھر جس بات سے منحرف ہوئے, عدالت نے پوچھا کہ جب یہ پہلی اوریجنل ہیئرنگ یہاں پہ ہو رہی تھی جس پر 12 جولائی کا فیصلہ دیا گیا, کیا پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کا دعویٰ کیا تھا؟ پی ٹی آئی نے تو مخصوص نشستوں کا دعویٰ نہیں کیا. فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نہیں جی, دعویٰ کیا تھا تحریک انصاف کے لیے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی جائیں. ریکارڈ پہ نازل ایسی کوئی بات نہیں. ان گناہ کار قانون نے سنا اور ان گناہ گار قانون نے دیکھا کہ جب عدالت بار بار پوچھ رہی تھی اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی جائیں تو کیا تحریک انصاف کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سلمان اکمل علیہ صاحب نے کہا کہ میں آپ سے یہ کیٹیگوریکلی عدالت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیٹیں آپ سنی اتحاد کونسل کو دیں, سنی اتحاد کونسل کو رائٹ بنتا ہے, ہمیں تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر عدالت چاہے تو بے شک ہمیں دے دے, خود سے نہیں مانگی, عدالت پہ چھوڑا تھا. تو عدالت یہی سوال پوچھ رہی تھی, کیا آپ نے مخصوص نشستوں کا دعویٰ کیا تھا؟ جن ججز نے سیٹیں دی تھیں, اب تو 26ویں آئینی ترمیم کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھا ہے, وہ والے ججز تو ہے نہیں, 6 نئے جج بیٹھے ہیں, لیکن اپنی بات سے پیچھے تو نہ ہٹیں ایٹ لیسٹ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویڈیو لاگ, آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.